Recording in progress. तो हम लोग ने यहाँ पर बात करी थी किस चीज के बारे में। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि देखो ये मेटा पर लगे हुए हैं। कौन मेटा पर लगे हुए हैं? दो NO2 ग्रुप, और ये ज्यादा एसिड हो जाएंगे किससे? पैरा वाले से। क्यों? अब मैं कुछ आपको बातें इसके बारे में एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी कि भाई एसिडिक ऑर्डर। अच्छा, अभी हमने NO2 ग्रुप वालों को कराया नहीं क्या? नहीं कराया, चलिए इसे हम अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले जरा यहाँ समझना। जैसे ये हमारा एक फिनॉल है, इस फिनॉल पर हमने ये NO2 ग्रुप लगाया। किस पर लगाया? ऑर्थो पर लगाया। ठीक है। एक और फिनॉल लिया, इस पर NO2 ग्रुप हमने कहां पर लगाया? यहां पर लगाया, मेटा पर। और एक और फिनॉल लिया और इस पर हमने जो NO2 ग्रुप था ये कहाँ लगाया? ये पैरा पर लगाया। मुझे एसिडिक ऑर्डर बताइए जल्दी से। व्हाट इज द एसिडिक ऑर्डर? एसिडिक ऑर्डर क्या रहे? ABC। व्हाट इज द एसिडिक ऑर्डर? AC, ABC, सॉरी, ACB। तो आप लोग ने ये कहा है कि A सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर कौन है? फिर C है, और फिर कौन है? B है। देखो बेटा, बिल्कुल जो मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है। रीजन भी आपको मालूम है इसका क्या है? मीजोमेरिक है। मीजोमेरिक A और C दोनों में सेम काम कर रहा है क्योंकि वो डिस्टेंस इफेक्ट नहीं। अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? इंडक्टिव। अच्छा, मीजोमेरिक B में काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो मेटा पोजीशन पर है, और मेटा पोजीशन पर इसका नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ से ज्यादा अच्छा काम करता है? पास से, यानी ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। तो देखो बेटा, ऐसा है कि ऑर्थो वाले पर थोड़ी सी निगाह मारते हैं लोग। ये हमारा लगा हुआ है OH ग्रुप, और ये लगा है नाइट्रो ग्रुप। कौन लगा है? अभी कुछ समझ में आया? नहीं आया? पास में होने की वजह से ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेगा? अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद में क्या ये H+ का निकलना इजी करेगा? नहीं करेगा। H+ का निकलना इजी नहीं करेगा, यहां से निकलना इजी नहीं होगा। जबकि यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है, यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है, तो यहां से H+ निकलना कैसा हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर कौन जोड़ रहा है यहाँ पर? इसकी वजह से जो C रहेगा वो ज्यादा एसिडिक रहेगा, फिर A रहेगा, और फिर B रहेगा। इसका सही आंसर है। लेकिन एक ट्विस्ट है, अकॉर्डिंग टू बुक्स, और आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग का फैक्टर समझाने के लिए, इस फैक्टर को समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, सिर्फ इस फैक्टर को समझाने के लिए। पर एक्चुअल में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जितने भी एसिड्स होते हैं, एसिड्स की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करी जाए, किसके बारे में? तो एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअल में एक चार्ट से डिसाइड होती है, वो होती है pKa वैल्यू। क्या होती है? अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम pKa वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, pKa, Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, और वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की pKa वैल्यू हम निकाल लें। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है? कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये गलत नहीं हो सकती है। और इफेक्ट से फिर हम इस चीज को समझाते हैं, ऐसा क्यों? इफेक्ट से हम इस चीज को समझाते हैं, पर क्योंकि आप लोग 10+2 में हो, 12th क्लास में हो, आपको ये एक कॉन्सेप्ट उन्हें बताना था, तो इसलिए वो इसे ज्यादा एसिडिक कहेगी।
जबकि एक्चुअल में पीके वैल्यू अगर हम किसकी देखें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की देखें, और हम किसकी देखें बेटा, पैरा नाइट्रोफिनॉल की पीके वैल्यू को देखें यहां पर, तो इसकी वैल्यू रहती है 7.2 और इसकी रहती है 7.15, और जिसकी पीके वैल्यू लोअर रहती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। द एसिड विथ लोअर पीके वैल्यू इज स्ट्रॉन्गर एसिड। वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। समझ में आई? तो यहां पर किसकी पीके वैल्यू कम है, ऑर्थो की ना। तो ज्यादा एसिडिक कौन है, तो प्रैक्टिकली ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है। पर आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये कहा गया है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो आपको टेक्स्ट बुक की मान के चलना है, और आप इसकी पीके वैल्यू को बाकायदा गूगल भी कर सकते हो, आप वहां पर आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही यहां पर जो मैंने ये कहा था कि मेटा वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ये मैंने किस बेसिस पे कहा था, मैंने ये कहा था सिर्फ किसके बेसिस पे, पीके वैल्यू। इसकी जो पीके वैल्यू है वो होती है 4.08, जबकि इसकी पीके वैल्यू जो रहती है पैरा वाले की, ये होती है 7.2। कैसे मालूम, अब ये भी तो हमने यहां पर लिखी है। देखो यहां तो बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है, कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं, पर यहां पर कितना ज्यादा डिफरेंस है आपको दिख रहा है, 4.08, 3 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मेटा नाइट्रो डाइनाइट्रोफिनॉल होता है, इसका नाम होता है मेटा डाइनाइट्रोफिनॉल, ये ज्यादा एसिडिक होता है, ये ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो अब देखो अगर हम लोग किसके बारे में बात करें, कॉन्सेप्ट वाइज बात करें, तो कॉन्सेप्ट वाइज में ये आपका कम एसिडिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव लग रहा है, पर इंडक्टिव दो जगह से लग रहा है। ठीक है, तो वो बुक वाइज देखना, पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर कौन है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और फिर कौन है मेटा नाइट्रोफिनॉल। पर पीके वैल्यू में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो रहा है, डाइनाइट्रो, मेटा डाइनाइट्रोफिनॉल, ये ज्यादा एसिडिक हो रहा है। समझ में आ गई बात, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। और फिर अभी मुझे आपको ऑर्थो इफेक्ट भी बताना है। चलिए भाई, हाँ क्या चीज, बोलो बोलो। हम्म, हम्म। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, तीनों पोजीशन पर लग जाए, NO2 दोनों ऑर्थो पर लग गया और एक पैरा पर लग गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका एक और फेमस नेम है, बताओ क्या है। एक्चुअल में जब इसे देखा गया, इसकी पीके वैल्यू को देखा गया और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को देखा गया, तो ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक था, बहुत ज्यादा एसिडिक एसिडिक था। तो ये देखा गया इतना एसिडिक है, तो इसमें एसिडिक ग्रुप कौन सा है। तो जब इसके अंदर जाकर देखा, झांक कर देखा, एसिडिक ग्रुप तो कोई है ही नहीं, इसके अंदर तो कोई भी एसिडिक ग्रुप नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक था। इसलिए हमने इसे एक बहुत फेमस नाम दे दिया, पिक्रिक एसिड। मतलब बहुत तेज एसिड है ये पिक्रिक एसिड, बात समझ आई है? पिक्रिक एसिड काफी तेज एसिडिक। तो सोचा कोई एसिडिक ग्रुप होगा इसके अंदर, देखा तो कोई एसिडिक ग्रुप है ही नहीं। कौन है, फिनॉल, फिनॉल H+ दे रहा है, और किसकी वजह से दे रहा है, NO2 की वजह से दे रहा है। तीन तीन NO2 ग्रुप लगे। ठीक है, तीन तीन NO2 ग्रुप लगे। अब यहीं से तुम समझ लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ये कर रहा है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा होता, तो क्या ये उतना एसिडिक होता, नहीं होता ना। इसीलिए ऑर्थो वाला कैसा होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। एक्चुअल सही बात तो ये होती है कि ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक है, और ये पीके वैल्यू लगा दी, पर आपके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये सारी चीजें इसके अंदर डाल दी है। इज इट क्लियर? तो अब अगर कॉन्सेप्चुअली बात करोगे, यानी बुक वाइज बात करोगे, तो आपको कंपैरिजन करना है, किस किस के बीच में कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले पिक्रिक एसिड को लेना है आपको, NO2, NO2 और NO2, और रीजन आपको मालूम होना चाहिए।
OH, दो NO2 लगाए, ठीक है। फिर हमने OH, NO2 ग्रुप लगाया, NO2 ग्रुप लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद NO2 ग्रुप को कहां लगाया, पैरा पोजीशन पर लगाया, ठीक है। फिर हमने किसे लगाया, फिनॉल। अब बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे लीस्ट किसकी हो जाएगी, बनी बात है फिनॉल की हो जाएगी। इससे ज्यादा किसकी रहेगी, पैरा की रहेगी, ठीक है। इससे ज्यादा किसकी रहेगी, डायनाइट्रोफिनॉल की। फिर यहां पर ये दो आ गए और दोनों आपका रेजोनेंस दिखा रहे हैं, तो बनी बात है इसकी ज्यादा हुई और इसकी सबसे ज्यादा हुई, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब यहां पर जो आपका अच्छा ऑर्थो वाला नहीं लगाया क्या, यहां पर इसमें और ऑर्थो के बीच में अगर बात हो, अगर यहाँ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में बात होगी तो कॉन्सेप्चुअली आप इसे मोर एसिडिक कहोगे, दिस इज मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक है, सॉरी ये लेस एसिडिक है। कैसा है, लेस एसिडिक है कॉन्सेप्चुअली, किससे, किससे, पैरा से, ठीक है। ये ज्यादा एसिडिक है और रीजन क्या दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HB लिख दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है भैया। Recording in progress. चलिए अब देखते हैं जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। देखो बेटा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में ज्यादा अच्छी होगी या बेंजीन में ज्यादा अच्छी होगी है? क्यों, वेरी गुड। In comparison to benzene, the electrophilic substitution reaction ESR लिख दिया मैंने of phenol is easy। क्यों इजी होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OH ग्रुप। OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है मीसोमेरिक इफेक्ट से, इस पर लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा। इसलिए इलेक्ट्रो यहाँ पर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ज्यादा कर देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल इजिली अट्रैक्ट होगा, और जब इजिली अट्रैक्ट होगा तो इजिली अटैक करेगा, इजी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा। इज इट क्लियर, आगे समझ में नहीं आया, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है, जैसे हम यहाँ पर ये रिएक्शन कराएं, ये OH है, ठीक है। इस पर हमने डाइल्यूट HNO3 डाला, डाइल्यूट HNO3 डाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH, और ये क्या लग गया यहाँ पर, NO2 ग्रुप। कहां पर लग गया, ऑर्थो पर भी लग सकता है और कहां लग सकता है, पैरा पर भी लग सकता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, इनका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और अगर आपने कंसंट्रेटेड डाला, क्या डाला, HNO3। अच्छा बेंजीन में क्या करते थे हम, कंसंट्रेटेड HNO3 डालते थे और साथ में क्या करते थे हम,
H2SO4 डालती थी, यानी सल्फोनेशन के साथ में आपका ये यहाँ पर नाइट्रेशन होता था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब हम डालते थे, ठीक है ना, तब जाकर ये रिएक्शन होती, तब जाकर NO2 ग्रुप लगता था। यहाँ पर तो सिंपली आपने डाइल्यूट HNO3 ले लिया तो आराम से NO2 ग्रुप यहाँ पर लग गया, ठीक है। और अगर हमने कंसंट्रेटेड डाल दिया तो क्या होगा, तो NO2 ग्रुप तीनों पोजीशन पर लग जाएगा, और तीनों पोजीशन पर लग गया तो ये क्या बनाएगा, क्या नाम है इसका, फेमस नेम, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात कि नहीं आई है बेटा, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये जो पिक्रिक एसिड बनेगा ये लेस प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट इतना ज्यादा यील्ड नहीं मिलेगी आपको, बनेगा पिक्रिक एसिड पर यील्ड ज्यादा नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ज्यादा यील्ड चाहिए, क्या चाहिए आपको, मोर प्रोडक्ट या मोर कन्वर्जन चाहिए, फॉर मोर प्रोडक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले यहां पर सल्फोनेशन कराना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालता है। तो जैसे ही आप इसे कराते हो तो यहां पर कौन जुड़ जाता है, SO3H ग्रुप जुड़ जाता है, यहां पर भी SO3H ग्रुप जुड़ गया आपका, और फिर आप यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हो, ठीक है। तो यहां पर SO3H को हटाकर NO2 ग्रुप यहां पर जुड़ जाता है, और यहां पर प्रोडक्ट आपको कैसा मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छी यील्ड मिलेगी आपको, मोर कन्वर्जन। हाँ, अरे तीसरी जगह भी लगा लो बेटा, बड़ा ग्रुप रहता है ना उसकी वजह से। तो यहां पर ये हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि सल्फोनेशन जो प्रोसेस होती है, सल्फोनेशन इज इजी एंड रिवर्सिबल, इजी एंड रिवर्सिबल। समझ में आई ये बात, ये इजी और रिवर्सिबल है, जिसका बनना आसान है, फिर इसे हटाकर हम बहुत आराम से यहाँ पर NO2 ग्रुप को लगा सकते हैं, तो इसने यहाँ पर ये हेल्प कर। इज इट क्लियर, फॉर मोर प्रोडक्ट, मोर कन्वर्जन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं यहां पर। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन को हटाकर किसी दूसरे ग्रुप को हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ में, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो ब्रोमिनेशन हम वहां पर कैसे करते थे, बेंजीन में कैसे करते थे, क्या करते थे हम, याद करो जरा, FeBr2 या Br3 कैसा लेते हैं, एनहाइड्रस, इससे हम लेते थे, ठीक है। FeBr2 किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है, लुईस एसिड की तरह काम करता है, और यहां से ये हाइड्रोजन को हटाकर Br को लगा देता है, सिंपल सी बात, ये लगा दिया, ठीक है। पर फिनॉल में अगर हम बात करें, इन फिनॉल, फिनॉल में अगर आपको ब्रोमिनेशन करना है तो सिर्फ ब्रोमीन को आप लीजिए Br2, और इसे भी किसमें डालिए, इन वाटर, पानी में मिलाकर, आपको किसी लुईस कैटलिस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया OH कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि बहुत आराम से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है, हमें Br पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, ये अपने आप ही Br को निकाल लेगा। यहाँ पर क्या होता था, देखना, ये जो बेंजीन की रिंग रहती थी, यहां समझना, ऊपर वाली रिएक्शन में बता रहा हूं, ठीक है, ये Br लगा हुआ है, ये Br लगा हुआ है, यहाँ FeBr2 या Br3 आपका ये मौजूद है, ठीक है। यहां पर ये इसे ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है,
अपने साथ लगाने, ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ब्रोमीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा दूसरे वाले ब्रोमीन से, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज चलकर किस पर आ जाएगा, इस ब्रोमीन पर आ जाएगा, और जब इस पर आ जाएगा तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे। तो देखो, या तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग हो, या फिर जिस पर वो अटैक कर रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो। भाई इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अगर दोनों ही अपने अपने स्ट्रांग है तो बात ही अलग हो जाती है, रिएक्शन बड़ी इजी हो जाती है, वरना दो में से कोई एक तो स्ट्रांग हो या, ठीक है। तो यहाँ पर OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये क्या हो गया, ये काफी स्ट्रांग हो गया, इसलिए यहाँ पर इसे एक लुईस एसिड या किसी कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है। ब्रोमीन को सिंपली आपने पानी में डाला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वो दूसरे ब्रोमीन को अपनी ओर खींच ही लेगा। क्लियर है भाई, आगे समझ में कि नहीं आया, ठीक है। और ये यहाँ पर ब्रोमीन को लगा देगा, और ब्रोमीन को कहां लगा देगा, तीनों पोजीशन पर लगा देगा, यानी ये किसका फॉर्मेशन करेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक व्हाइट पीपीटी, क्या बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा, और ये अपने आप में क्या होता है, एक टेस्ट भी होता है फिनॉल का, क्या होता है, दिस द टेस्ट फॉर फिनॉल। वैसे ब्रोमीन वाटर मैं आपको ये बताऊं, ब्रोमीन वाटर जो रहता है ये टेस्ट होता है मालूम है किसका, ये टेस्ट होता है अनसैचुरेशन का, एल्कीन्स और एल्काइंस को चेक करने के लिए इसका टेस्ट होता है। ठीक है, पर यहां पर ये, अब आप कहोगे इसमें भी तो एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, पर नहीं ये एल्कीन नहीं, इसमें एरोमेटिसिटी आ गई है, तो ये इसका टेस्ट ना देकर यहाँ पर, मतलब डबल बॉन्ड को ना हटाकर यहाँ पर ये हाइड्रोजन को हटाकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यहाँ पर देता है। ठीक है, और व्हाइट पीपीटी देता है, तो ये टेस्ट है फिनॉल का, तो इसे फिनॉल के टेस्ट के रूप में आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर हमें यहां पर फॉर मोनो ब्रोमिनेशन, अगर हमें एक ही ब्रोमीन लगानी है तो हम क्या करें, एक ही ब्रोमीन लगानी हो तो क्या करें, तो देखो बेटा आपने यहाँ पर एक ही ब्रोमीन अगर लगानी है तो इस फिनॉल की वही ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराइए, बस इस बार वाटर ना लेकर आप क्या ले लोगे, जो सॉल्वेंट है वो CS2 ले लोगे, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, ये क्या ले लोगे, ये सॉल्वेंट के रूप में ले लोगे, और ये कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन कराओगे, बहुत ज्यादा हीट मीट नहीं दोगे आप, तो यहाँ पर एक ही ब्रोमीन लगेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक BR यहाँ, एक BR यहाँ। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ये आ गया सभी को। अब देखते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन only given by phenols and not by other aromatic compounds। ठीक है भाई, राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है,
हमने ये फिनॉल लिया, इस फिनॉल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म CaCl3 इसके साथ, ठीक है, NaOH की प्रेजेंस में, यानी बेसिक मीडियम में, तो यहां एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। कौन लग जाता है? और किसके साथ? ONA के साथ। OH नहीं रखना। फिर बाद में हम इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं। भाई NaOH बेस है और फिनॉल हमें मालूम है कैसा होता है, एसिडिक होता है। अभी इतना तो डिस्कस कर लिया हमने। तो बेस के रहते क्या एसिड रह सकता है? तो फिर बाद में हमें एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगर हमें बाद में क्या चाहिए, फिनॉल चाहिए, तो हमें एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा। और जब हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे तब जाकर यहाँ OH आएगा और यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा और इसे हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या कहते हैं? ठीक है। अगर यही COH ग्रुप आ जाता, कौन आ जाता? तो हम उसे बोलते सैलिसाइलिक एसिड। तब हम उसे क्या बोलते हैं? सैलिसाइलिक एसिड। तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो सैलिसल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक है तो सैलिसाइलिक एसिड। इज इट क्लियर? ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसकी। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसकी। समझना इसकी मैकेनिज्म को। सोच सकते हैं क्या हो रहा होगा इसमें? हाँ, बनी बात है। NaOH के साथ में हमने रिएक्शन कराई है तो यहां पर फेन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने ये करा दिया सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन, सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन। अच्छा, ये भी क्यों कराया हमने, क्या आप ये बता पाएंगे? क्या जरूरत थी NaOH को डालने की? क्योंकि हमें रिंग को हाईली एक्टिवेट करना था। देखो, जब OH लगा हुआ है तो अभी ये नेगेटिव चार्ज दे रहा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है, H को हमने नहीं निकाला तो भी ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन देकर क्या लेकर आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा है। लेकिन क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये वापस इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी तो। समझ में आ रही है बात? ये वापस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी तो। और पॉजिटिव चार्ज है तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी नहीं होगी, उल्टा मुश्किल हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज है तो अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? वापस इंडक्टिव से भी खींचेगा। ठीक है। अब यहां पर हमें करना क्या है, जरा देखना। अगर हमने इस पर क्या ला दिया? नेगेटिव चार्ज ला दिया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया और बहुत कस के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। इवन इंडक्टिव से भी हो गया और मीजोमेरिक से तो है ही है, मीजोमेरिक से तो है ही है। तो इसलिए हमने सबसे पहले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ला दिया। ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा, यहाँ पर एक दूसरी मैकेनिज्म चलेगी और ये मैकेनिज्म किसके लिए चलेगी? एक इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए चलेगी। एक दूसरी मैकेनिज्म इसके अंदर चलना चालू हुई। इसे दूसरे पेन से कर देता हूं मैं। देखिएगा यहाँ क्या होता है कि हमने क्लोरोफॉर्म को लिया, Cl ये लगा हुआ H। अब जो हमने बेस डाला था, बेस का एक और इंपॉर्टेंट रूल है। बेस अपना क्या देगा? OH नेगेटिव देगा, बेस से आया। ये इधर से क्या करेगा? H प्लस को निकालेगा। किसे निकालेगा? H प्लस को निकालेगा। और जैसे ये इधर से H प्लस को निकालता है तो H प्लस निकालेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इसके पास जाएगा। और कार्बन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन धी में से इसका इलेक्ट्रॉन पकड़कर यहां से निकल जाएगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पकड़ के यहां से निकल जाएगा। तो अब इस कार्बन पर क्या क्या बचेगा बच्चों? सिर्फ 2 Cl। क्या बचेगा? 2 Cl बचेगा।
और इस पर आ जाएगा एक लोन पेयर। क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर आ जाएगा। यहां पर कौन निकल गया साथ में? साथ में निकल गया यहां से H2O, और कौन निकल गया? Cl नेगेटिव। अब देखो ये कंपाउंड पहली बात तो न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। दूसरी बात, इस पर दो आपके क्या लगे हुए हैं? मोनो, जिसे कहा जाए मोनोवेलेंट एटम्स लगे हुए हैं, क्लोरीन। टू मोनोवेलेंट एटम लगे हुए हैं। न्यूट्रल है, मोनोवेलेंट एटम है दो, और एक क्या है? एक लोन पेयर है। और ये कंडीशन अगर कहीं पर भी जनरेट होती है तो हम उसे बोलते हैं, ये अपने आप में क्या होता है? ये एक अलग इंटरमीडिएट होता है। बिल्कुल एक नए इंटरमीडिएट से आपका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी तक आपने इंटरमीडिएट क्या क्या देखे? क्या क्या इंटरमीडिएट देखे अभी तक आपने? अभी तक आपने देखा फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, और क्या देखा? बेंजाइन, है ना? ये भी एक तरीके से मैकेनिज्म देखी, और उसमें बेंजाइन एक इंटरमीडिएट भी बनता था, अनस्टेबल था, शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। अब आप एक नया इंटरमीडिएट देखने जा रहे हो। इस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं? और नाम देना होगा तो ये हो जाएगा डाइक्लोरो कार्बीन। और ये कार्बीन की कंडीशन होती है। यही कंडीशन अगर नाइट्रोजन पे आ जाती तो हम उसे बोलते हैं नाइट्रीन। ठीक है? और अब ये कैसा हो गया? ये हाईली रिएक्टिव है, ये कार्बन हाईली रिएक्टिव। समझ में आ गई बात? अब ये जो कार्बीन बना है, ये कार्बीन इस फेनॉक्साइड पर अटैक करेगा, ONA। अब देखो एक तो रिंग भी एक्टिवेट हो गई, दूसरा कार्बीन भी एक्टिवेटेड है। ठीक है? तो मेनली NaOH जो हमने डाला था वो कार्बीन बनाने के लिए डाला था यहाँ पर। क्या बनाने के लिए? अब साथ में उसने रिंग को भी एक्टिवेट कर दिया, उसने दोनों काम बहुत अच्छे कर दिए। ठीक है? यहां पर ये आया कार्बीन, Cl लोन पेयर है। ठीक है? ये यहां से करेगा किसका? इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा। किसका विड्रॉल करेगा? इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा। और जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रॉन का यहां से विड्रॉल करता है तो बस अब इसका चक्का घुमा सकते हो आप। कैसे? ये एक बॉन्ड को तोड़ लेगा और इसकी एरोमेटिसिटी गायब हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो ये यहां पर कैसे लग जाएगा? Cl और यहां पर साथ में कौन लगा हुआ है? H भी लगा हुआ है। और जब इसने इलेक्ट्रॉन खुद विड्रॉल कर लिया तो यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज घूमता हुआ जाएगा बच्चों, घूमता हुआ जाएगा जब ये यहां से, ठीक है, ये घूमता हुआ जाएगा तो अल्टीमेटली, या फिर चलो हम यहीं कहीं से कर देते हैं, हाइड्रोजन निकलेगा। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, घूमता हुआ जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा। या फिर हम ये कर सकते हैं कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, और इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो यहां से आपका H+ निकल जाएगा। और जैसे ही आपका यहां से H+ निकला तो देखना क्या होगा, फिर से वापस एरोमेटिसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये आ गया ONA, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, और यहां पर फिर से आपकी एरोमेटिसिटी आ गई। ये लग गया कार्बन, इस पर एक हाइड्रोजन है और क्या है? 2 क्लोरीन है। क्लियर है भाई? नहीं आया समझ? बोलो। ठीक, काम पूरा हो गया? क्या एल्डिहाइड बन गई यहां पर? नहीं बनी। तो अब क्या होगा? अभी भी जरा नोटिस करो, इस वाले कार्बन पर जिस पर अटैक पॉसिबल है, क्योंकि ये 1 डिग्री है, बैक साइड से अटैक पॉसिबल है कि नहीं? इस पर अच्छा लीविंग ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है? तो अगर एक न्यूक्लियोफाइल मिल जाए तो वो न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर अटैक करेगा। एक बैड लीविंग ग्रुप हो और एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो तो बैड लीविंग ग्रुप अटैक मारकर खुद लग जाएगा, क्योंकि वो बैड है, वो लगना पसंद करता है, और गुड लीविंग ग्रुप निकल जाता है। तो आपको लगता है कि कोई यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है भी? क्योंकि कार्बीन तो क्या था? इलेक्ट्रोफाइल था। कार्बीन क्या था? एक इलेक्ट्रोफाइल था। क्या कोई न्यूक्लियोफाइल है अपने पास? नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल है। NaOH से OH नेगेटिव, ये इस पर अटैक मार दिया।
NaOH को भूल रहे हो, ये अटैक मारेगा, और ये अटैक मारेगा तो एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, एक OH आ जाएगा। O Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, और यहां पर आ गया C, और इस पर कौन लगा है बेटा, OH, और यहाँ एक H है, और ये कौन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, बोलो। आप चाहो तो एक बार फिर से OH का अटैक करा दो, नहीं हो सकता क्या भाई, एक और अच्छा लीविंग ग्रुप तो मौजूद है, तो एक और OH यहां से निकल जाएगा, इजी समझने के लिए एक और OH यहां से निकल जाएगा, और जब ये OH यहां से निकलेगा तो यहां पर क्या आ गए, एक ही कार्बन पर दो OH आ गए, क्या सही है, नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर H2O को निकाल लेगा ये, और जैसे ही H2 यहां से निकलेगा तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, एल्डिहाइड का। Na पॉजिटिव, O नेगेटिव, और ये बन गया आपका एल्डिहाइड। अब हम क्या करते हैं इसका एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन में हमारा क्या हो जाएगा, Na हट जाएगा और H यहां पर लग जाएगा, और ये बन गया कौन, क्या बन गया भाई, क्या नाम है इसका, सैलिसल्डिहाइड, क्या नाम हो गया, तो ये सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपका बेसिक मीडियम है तो याद रखना आपको लास्ट में H लाने के लिए एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को तो बहुत अच्छे से याद रखना। कोई प्रॉब्लम इसमें, बोलो बेटा। हाँ हाँ, हम्म, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, एक्चुअल में बिल्कुल सही बात तुमने छेड़ी, डाई कार्बिन को हम दो तरीके से यूज करते हैं, अभी इसके बारे में ही आगे पढ़ो। ये कहीं कहीं पर लोन पेयर की तरह बिहेव करने लगता है अपने हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है, और कहीं कहीं पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में भी दिखाने लगता है, तो जब ये आपका इसकी तरह एक्ट करेगा, जब इसकी तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे लोन पेयर नहीं कह सकते, ठीक है, तो कहीं कहीं पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं और लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं, और कहीं कहीं पर ये दोनों कैसे होते हैं, अकेले होते हैं। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो ये अकेले की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, वो तो मैंने आपको दिखा दिया लोन पेयर की तरह, ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, क्लियर है, आगे समझ नहीं आया, ठीक, देखो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, एरोमेटिसिटी वापस आ गई, कौन से, हाँ, हम्म हम्म, अभी भी स्टेबल थोड़ी ना हुआ, ये एक से लगा, इसने एक ले लिया, अब जैसे ही इसने एक ले लिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन आया कि नहीं आया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला, H+ के फॉर्म में, इस इलेक्ट्रॉन को किसे दे दिया गया, कार्बन को, तो कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, अब जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब इस नेगेटिव चार्ज पर कौन अटैक कर देगा, ये हाइड्रोजन अटैक कर देगा, हाइड्रोजन अटैक कर देगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया, मुझे लगा आप इतना समझ जाओगे, अरे सर वो हाइड्रोजन निकला तो उस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया, किस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था इस इलेक्ट्रॉन को किसने लिया था बेटा, इस कार्बन ने लिया था, इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया कि नहीं, आया कि नहीं आया,
तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो यहां पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमें यहां पर नेगेटिव चार्ज लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? क्योंकि यहां हमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो यहां पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे देगा, तो यहां पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस नेगेटिव चार्ज से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। पर इस कार्बन पर तो नेगेटिव चार्ज बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है? क्योंकि ये पहले ही इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है ना। एक एक स्टेप करके समझो। इसने इधर से इलेक्ट्रॉन निकाला, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस बात में कोई शक है क्या? कोई शक है? बोलो ना जल्दी। यार एक बात बताओ ना, एक बहुत सिंपल सी बात है। इसने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां ऑलरेडी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां ऑलरेडी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब इसने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस पर क्या आ गया? नहीं, अब देखो बेटा, इस कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो बगल वाले कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। भाई ये न्यूट्रल है, तो इसका दूसरे कैनोनिकल फॉर्म को भी क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है। लेकिन अब इस पॉजिटिव को, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बनाना है, तो इसे क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर लेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा H+ के फॉर्म में। अब इस कार्बन पर भी तो नेगेटिव चार्ज है, तो देखो इन दोनों ने तो मिलकर क्या बना लिया। अब यहां पर ये जो H+ निकला है, ये इस कार्बन पर अटैक कर देगा और ये हाइड्रोजन यहां लग गया कि नहीं लग गया? आगे समझिए। अब एक NaOH का OH आया, क्योंकि यहाँ अच्छा लीविंग ग्रुप मौजूद है, तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, कार्बन के ऊपर, और क्लोरीन को यहां से निकाल दिया, तो एक OH ग्रुप लग गया। अब दूसरा OH आया, उसने भी अटैक किया, और जब उसने अटैक किया तो उसने भी एक क्लोरीन को निकाल दिया, तो एक और OH ग्रुप लग गया। दो OH ग्रुप एक कार्बन पर स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये क्या कर देगा, एल्डिहाइड बना देगा। फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, H+ दे दिया। ठीक है, अब देखना भाई, यहां पर एक बात सोचने वाली है। क्या बात सोचने वाली है? बहुत अच्छे से समझना। यहां पर हम ये कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट और हम ये कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि ये OH है। हम तो कह रहे हैं, आप ये मानो कि ये वाला OH भी अटैक नहीं कर रहा है। आप तो ये मानो कि ये OH भी अटैक नहीं कर रहा है। इस मैकेनिज्म को एक और तरीके से बताया जा सकता है। ये तो मैंने सिंपल करके बताया, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म में एक और चीज जोड़ी जा सकती है। क्या? ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अभी क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये अपने लोन पेयर को यहां दे देगा, और इस लोन पेयर को लेकर कौन निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कहां से कर लेगा, और इस ऑक्सीजन पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका ये वाला स्टेप स्किप हो सकता है, डायरेक्टली ये डबल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा, ये बन गया डबल बॉन्ड, यहां से ये बन गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बन गया तो एल्डिहाइड बन गया। बाद में हमने एसिडिफिकेशन कराया। तो इस स्टेप में आप ये भी जोड़ सकते हो, और सही मायने में यही ज्यादा सही है। दो दो बार OH का अटैक हम क्यों कराएं? अब समझ में आ गया, नहीं आया? ठीक है, आप ऐसे भी शो कर सकते हो, दो बार OH का अटैक करा। पर एक सोचने का तरीका ये भी कि जब OH पर लोन पेयर है, OH लगा हुआ है, लोन पेयर है, और एक अच्छा लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Cl को निकाल देगा। सिंपल। इज इट क्लियर? अच्छे से कोई डाउट तो नहीं रह गया? चलो, बाकी कल।